मुंबई में एक ऐसा इंफ्रा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। यह है MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। 22 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के हिस्सों को नामी रियल्टी कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और L&T बना रहे हैं। MTHL मुंबई के शिवड़ी, शिवाजी नगर, चिरलेन, नवी मुंबई और NH4B को जोड़ेगा। इसके साथ ही नावा शेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी सीधे तौर पर जुड़ेंगे। MMRDA की निगरानी में बन रहे 17,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस ब्रिज का 85% फंड जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी जीका ने दिया है। और आज जी बिजनेस आपको लेकर चलेगा MTHL की सुपर एक्सक्लूसिव विजिट पर। तो अभी अगर आप मुंबई से नवी मुंबई के लिए जाते हैं तो आपको करीब 2 घंटे का समय बिताना पड़ता है, एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में ये जो सफ़र है वो 20 मिनट में तय होगा और वो संभव होगा इस ब्रिज की वजह से। ये है MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। और इस ब्रिज को 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं, टाटा प्रोजेक्ट और L&T। जो साइड के दोनों हिस्से हैं यानी समुद्र से ज़मीन से जुड़े हुए हिस्से हैं वो L&T बना रही है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है, समुद्र के बीच का हिस्सा है, करीब 7 किलोमीटर का पैच है, वो बना रही है टाटा प्रोजेक्ट। तो टाटा प्रोजेक्ट के इस साइट पर हम लोग विज़िट करेंगे और इस पूरे पुल का निरीक्षण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरह से इस पूरे ब्रिज को बनाया जा रहा है। इस सफ़र पर हमारे साथ होंगे टाटा प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट राहुल शाह साहब। राहुल सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर और हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र हमारा बहुत शानदार होने वाला है। और शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ डिफरेंट है। ये देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है अब तक का। इसमें खासियत यही है कि इसमें कंक्रीट सेक्शंस हैं और स्टील सेक्शंस भी हैं। और ये समुंदर के बीच से जो ब्रिज निकलेगा उसमें काम करने की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर हमें बहुत हैंडल करनी पड़ती है। इसमें फ्लेमिंगो नेस्टिंग एरिया भी है, तो हर साल यहाँ दिसंबर विंटर के मंथ्स में यहाँ पर फ्लेमिंगोज आते हैं उनके माइग्रेशन के हिसाब से। यहाँ पर मैनग्रोव्स हैं जिसके लिए भी एनवायरनमेंटल हमें काफ़ी खबर रखनी पड़ती है। इसमें फ़िशरमैन भी हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर लाइवलीहुड भी है। तो ये सब को साथ में चल लेकर हमें ये ब्रिज बनाना है। जिस तरह से जिस शेड्यूल में ये ब्रिज बनाना है उसकी भी एक इसमें चैलेंज है, क्योंकि बारिश के महीनों में आपको तो पता है कि बम्बई में 3 से 4 महीने बहुत ज़ोर से बारिश होती है। तो उसमें तो समुद्र में काम करना अलाउड भी नहीं है और सेफ्टी के हिसाब से भी हम करते नहीं हैं। तो बचते हैं 9 महीने। उसमें से 2 बार तो हमें पैंडेमिक के हिसाब से रुकावट आ गई। तो उस सब से निकलते निकलते मेरे हिसाब से ये ब्रिज जो 4.5 साल में बन जाएगा, ये एक अपने आप में एक मार्वल है। बिल्कुल, यानी चैलेंजेस एक नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको फेस करते हुए आप इस पूरे प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। समुद्र में निर्माण यानी चारों ओर खतरा। इसको देखते हुए कंस्ट्रक्शन टीम की सुरक्षा के लिए मजबूत निगरानी की रणनीति तैयार की गई है। कई चीजें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं पानी में जा रहा हूं तो सेफ्टी के लिए है, ये मैंने जैकेट पहनी है, हेलमेट पहना है और ये एक टोकन मुझे मिला है। अब इन सब की क्या ज़रूरत है, सेफ्टी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं। हम अभी समुंदर में जाएंगे तो उधर हर रोज़ तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं, जिनका ज़मीन से समुंदर के अंदर ले जाने का प्रयोजन सेफली। तो उसके लिए ये लाइफ जैकेट है, एक टैगिंग सिस्टम है, आपने एक टैग दिखाया। तो हर एक आदमी जो समुंदर पे जाएगा, जो बोट में बैठेगा, उसके पहले उसको ये टैग देना पड़ता है ताकि हमें काउंट रहे कि कितने लोग गए और कितने लोग वापस आए। उनका वहाँ पूरे दिन काम करने का पूरा प्रयोजन है। उनके खाने का जो नॉर्मल नीड्स होती हैं, वॉशरूम्स, वो सब उधर आराम से थोड़ा आराम करने के लिए बैठने की जगह, सब का प्रयोजन है। उनके लिए खाना भी बोट से अंदर लिया जाता है ताकि उनका काम कंटिन्यूस चालू रहे और शिफ्ट तक ख़त्म होते ही वो वापस आते हैं और फिर ये टैग वापस देते हैं, ये लाइफ जैकेट उतारते हैं और फिर जाते हैं
साइट पे, बिल्कुल, ऑफिस में। इससे एक तरह से हमें ये पता रहता है कि आज दिन में कितने लोग काम करने के लिए Yes. गए और वो सारे वापस आए कि नहीं आए। जी, तो इससे आप कम से कम उनको मॉनिटर कर सकते यस। हैं। तो हम भी ये टैग लगा लेते हैं। सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाते हुए हम स्पीड बोट के जरिए मेन कंस्ट्रक्शन पॉइंट पर जाने को तैयार थे। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फिर क्या तैयारी रहती है? हम जैसे स्पीड बोट में जा रहे हैं उसी तरह से ऑन कॉल आजू बाजू में बोट्स रहती है। मेडिकल सपोर्ट भी उधर, इमरजेंसी सपोर्ट उधर ही रहता है अवेलेबल। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उनको इमरजेंसी से यहाँ लेके, यहाँ से एम्बुलेंस आपने देखी होगी, हम लोगों ने जहाँ पर पहला शॉट लिया उधर ही एम्बुलेंस भी खड़ी है, वो भी 24 घंटे ड्यूटी पे रहती है। हाँ, मतलब अगर किसी को अनवेल फील कर रहा है, अगर ज़्यादा किसी कुछ तरह का ज़रूरत प्रॉब्लम है तो है, इमरजेंसी में उसको तुरंत शिफ्ट कर देते हैं। तुरंत शिफ्ट कर। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर ही किसी को कभी चक्कर आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो ऐसे में सी में काम करते हुए किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? जनरली तो हम किसी को भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम पे लेने से पहले हम उनका हाइट टेस्ट करते हैं। हाइट तो ताकि वो हाइट पे काम कर सकें। नहीं तो किसी को अगर वर्टिगो की तकलीफ़ है तो शायद उनसे सेफली काम नहीं होता है। तो ये टेस्ट तो होता ही है। तो इस प्रोजेक्ट में तो ज़्यादा हाइट पे काम करना होता है और नीचे समुंदर भी, थोड़ा पानी हिलता है तो उससे भी उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वो थोड़ा हम ध्यान रखते हैं कि शुरू में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस हिसाब से फिर काम देते हैं। मतलब अपने आप में ये फिटनेस को लेकर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपके लिए यहाँ काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। कुछ काम आप कर सकते हैं, कुछ काम आप नहीं कर सकते। जो मरीन वर्क्स में जो काम करते हैं वो एक एकदम स्किल्ड टीम रहती है, वो उसी में काम करते हैं, उसी किस्म के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। वो समुंदर में हो या नदी पे ब्रिज हो, वो उनका स्पेशलिटी है मरीन वर्क। वो टीम्स मिलना या इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन आप में चैलेंज होता है। हाँ, लेकिन वो टीम जाती है तो सब जगह साथ ही जाती है। MTHL में बीच के हिस्से में विशेष स्टील पैन का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें जापान से आयात किया जा रहा है और उन्हें भारत में असेंबल कर लगाया जा रहा है। इन स्पैन की लंबाई 180 मीटर तक है ताकि ब्रिज के नीचे शिप आसानी से निकल सकें। यहाँ आने वाले फ्लेमिंगोज को ध्यान में रखकर स्पैन के कुछ हिस्सों को पिंक कलर दिया गया है। तो आपका जो पोर्शन है सर, उसकी लागत क्या है और टोटल क्या उसकी कॉस्ट आएगी? ये सेक्शन की कॉस्ट तकरीबन 5,700 करोड़ की है। 5,700 करोड़ की जो टाटा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो क्या इसकी जो 2018 में जब आपने बिड किया था उसके बाद से अब तक इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है? हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन होता है। जो आपके स्टील, सीमेंट जो आइटम्स होते हैं उसमें जो प्राइस इंक्रीजेस रहते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलते रहता है। या कभी फॉरेन एक्सचेंज का कुछ कंपोनेंट हुआ कि हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो अगर रुपये के फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो कुछ भी वेरिएशन आता है वो भी मिलता है। ओके, यानी जो 5,700 करोड़ का आपने पूरा बिड किया है उसमें जो भी डिफरेंस आएगा करीब 13% की आसपास बताया आपने कि वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये स्टील का पूरा एक तरह से प्लेटफॉर्म है जो कंक्रीट के सेक्शंस को उठाकर ऊपर फिट करता है। 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा स्पैन ऑफ 60 मीटर्स, ओके, जो सारा का सारा 7 डेज में हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं आज का दिन में। ठीक है, 7 दिन में, यानी एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कंक्रीट के जो सेक्शन है ये लगते हैं। और एक सेक्शन को लगाने में कितना समय लगता है? एक सेक्शन को लगाने में टोटल 1.5 दिन में हम 15 के 15 सेगमेंट ऊपर फिक्स कर देते हैं। अच्छा, 15 सेगमेंट, 15 सेक्शन लगते हैं? यस, एक स्पैन के अंदर। तो यानी अगर हम एक तरह से देखें तो उधर शिवड़ी है और इधर नावा शेवा है। ये जो शिवड़ी से ब्रिज चलता हुआ आ रहा है और ये जो पोर्शन है येलो लेडर जहां आप देख पा रहे हैं, इसके बाद से समुद्र के बीच में टाटा प्रोजेक्ट काम कर रही है और इसके बाद से करीब 7 किलोमीटर अंदर तक यानी नावा शेवा की तरफ टाटा प्रोजेक्ट का ये सेक्शन है और उसके बाद फिर LNT का सेक्शन आ जाता है समुद्र से लैंड तक।
तो सिर्फ बीच के पोर्शन को हम देख रहे हैं। अभी तक आपने जैसे कि देखा कि काफ़ी कुछ काम हो चुका है और काफ़ी कुछ जारी है। वैसे आपका जो पोर्शन है सर, उसमें कितना प्रतिशत काम हो चुका है और कितना आप उम्मीद करते हैं कि बचा हुआ है? अभी तकरीबन 85% काम हो चुका है। आपके पोर्शन का या हमारे पूरे ब्रिज का? नहीं, तकरीबन सभी सेक्शंस उसी पेस पे चल रहे हैं। तो सितंबर अगले साल तक तकरीबन हमारा तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन बाकी के पैकेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे। सितंबर 2023 की डेट है जब ये ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो 2023 की डेट सर सितंबर बताई जा रही है, वो डेट ब्रिज के फिनिश होने की है या फिर इसके चालू होने की है? क्योंकि फिनिश होने के बाद में चालू होने में भी कुछ समय लगेगा, ट्रायल होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सितंबर 2023 तक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद MMRDA को और एक पैकेज है जिससे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो टोल सिस्टम है या ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो मेजरिंग सिस्टम है, वो सब इंस्टॉल करते करते शायद और 3-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगले साल के एंड तक शायद ये खुल भी सकता है। ये मान सकते हैं कि 2023 के अंत तक, यानी सितंबर तक अगर ये पूरा होगा, 3-4 महीने लगेंगे बाकी चीज़ों को करने के लिए, कि टोल आपको कितना देना पड़ेगा, अगर आप अपने 2 घंटे बचा रहे हैं तो आपको जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों पे भी चिंतन मंथन होगा। और उसके बाद में फिर पूरी तरह से चलने योग्य शायद अगले 4-5 महीने में, नहीं 2023 के अंत तक सब कुछ ठीक रहा तो ये चलता हुआ नजर आएगा। टाटा को इस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी डेवू का साथ मिला है। इतने महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमने डेवू ENC के साथ भी जॉइंट वेंचर किया, जो कोरिया से है, और उनका अनुभव ऐसे ब्रिजेस में बहुत हमें महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिक रोल उनका क्या है इस प्रोजेक्ट में, आपका और उनका दोनों का? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है मिस्टर किम, वो डेवू की तरफ से है। डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो टाटा प्रोजेक्ट्स की तरफ से है। मतलब देवू के साथ आप टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ सपोर्ट ले रहे हैं। मैन पावर टोटल आपकी इंडियन है या देवू की ओर से भी आई हुई है? देवू की तरफ से लोग हैं, तकरीबन 25 एक लोग हैं। ज़्यादा करके आप देख सकते हैं कि मैन पावर इंडियन है, और एग्जीक्यूशन में शायद सबसे ज़्यादा इंडियन ही है। एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा इंडियन ही है। इंडियन बड़ा कमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। 7.8 किलोमीटर के हिस्से में भारी मात्रा में कंक्रीट और स्टील की खपत हो रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ब्रिज में लगने वाले रॉ मटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग भी होती रहती है। ये सवाल आता है जहन में कि आखिर कितना स्टील इस पूरे आपके पोर्शन में लग रहा है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितना स्टील लग रहा है, कंक्रीट कितना लग रहा है? हमारे पोर्शन में तकरीबन 60,000 मेट्रिक टन स्टील लग रहा है और 3,75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है। 45 से लेके M45 तक का कंक्रीट यह प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, और स्टील जो है वो Fe 500 ग्रेड का यूज़ होगा। उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं कि जो M45 का? इसके लिए हमारी एक सेपरेट लैब यहाँ पे सेटअप है। तो जितने भी कंक्रीट हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, वो सारे के सारे कंक्रीट्स के क्यूब हम लोग हमारे लैब में ही टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्टिंग बैचिंग प्लांट से निकलते वक्त होता है, और एक बार कंक्रीट जहाँ पे पोर होगा वो लोकेशन पे भी आएगा। क्या एज है इस ब्रिज की? आज तो हम 2023 में तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई एज भी तय की गई है इस ब्रिज की? 9 साल की डिज़ाइन लाइफ है इस ब्रिज की, और इस पे जो वाहन चलेंगे वो 100 किलोमीटर/आवर की तेज़ी से चलेंगे। वो डिज़ाइन में बिल्ट इन है। यानी 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर वाहन चलेंगे इस ब्रिज पे जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और 100 साल के लिए इसकी एज रखी गई है कि 100 साल तक, यानी आज हम 2023 में हैं और 100 साल बाद हम देखेंगे, तब तक तो शायद ना जाने कितने और ब्रिज बन चुके होंगे। शायद वाहन ही नहीं होंगे, पता नहीं वाहन कम हो जाए। करेक्ट सर। जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से ये प्रोजेक्ट बनाया है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाया है, तो उनके लिए सेलिब्रेशन का समय तो होता है, लेकिन बहुत इमोशनल समय भी होता है।
समुद्र के अंदर से MTHL का जायजा लेने के बाद हमने ब्रिज के तैयार हो चुके हिस्से का भी जायजा लिया। तो अभी हमने सी के अंदर से देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है, ब्रिज को कैसे तैयार किया जा रहा है, और अब जो अनफिनिश्ड ब्रिज है उसके ऊपर जाके देखते हैं कि वो जो सरफेस है जहाँ पर आने वाले समय में कार्य चलेंगे। तो ये हम आ गए हैं MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग की उस सरफेस पर जहाँ पर आने वाले समय में गाड़ियाँ चलेंगी। आप देख सकते हैं कि जो सरफेस है ये अभी सॉलिड कंक्रीट सरफेस है। इसके बाद इसको फिनिश किया जाएगा, इस पे रोड बनेगी और ये दो एक तरह से रोड होंगी। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है राहुल सर? कितने लेन्स होंगे इसमें, कितनी चौड़ी ये सड़क होगी दोनों तरफ, और क्या हाइट है इसकी सी लेवल से, वो एक बार डिस्क्राइब करिए। ये तकरीबन हर दिशा में 15 मीटर की चौड़ाई है। 3 लेन्स ट्रैफिक की होंगी, उसके बाद क्रैश बैरियर वगैरह का प्रोविज़न है, और ये 18 मीटर की हाइट पर है समुंदर से। इसकी डिज़ाइन इस तरह से है कि वाहन इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर वाहन चलते हुए देखेंगे आप आने वाले कुछ सालों में। हालांकि अभी तो हम लोग पैदल की रफ्तार से चल रहे हैं क्योंकि अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। आप साइड में देख सकते हैं कि अभी हम एक पोर्शन पर खड़े हैं। इसी तरह से एक और ब्रिज बगल में आएगा और 3-3 लेन होंगी, और 3-3 लेन होने के बाद में एक सर्विस लेन भी बनाने की तैयारी है। MTHL की मजबूत नींव को पाइल कैप स्ट्रक्चर पर बनाया जा रहा है। इनमें कई पाइल तो ऐसी हैं जो समुद्र में 40 मीटर तक गहरी बनाई गई है। नीचे अगर आप जो प्लेटफॉर्म जैसा देख रहे हैं उसे पाइल कैप बोला जाता है। कंक्रीट का सॉलिड प्लेटफॉर्म होता है, और उसके ठीक नीचे जो आप गोल कॉलम देख रहे हैं उसे पाइल बोला जाता है। और ये पाइल नीचे समुद्र के सरफेस तक जाती है और उसके भी नीचे काफ़ी अंदर तक इसको कंक्रीट से फिल किया जाता है ताकि ये बेस बने। और इस पाइल को जो मैक्सिमम सबसे गहरी गई है वो 40 मीटर तक पाइल गई हुई है। उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर ये कॉलम है, यानी ये पूरा जो ब्रिज है पाइल कैप बेस स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन किया गया है। पाइल का डायमीटर तकरीबन 2 मीटर का है, और सबसे ज़्यादा जो पाइल्स हैं वो 2 मीटर की हैं। कुछ 8 लोकेशन पर वो डायमीटर 3 मीटर का है। तो ये शायद इंडिया में सबसे बड़ी साइज़ के पाइल्स हैं। हाँ, मतलब हम अगर ये कह सकें कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इंडिया में कई चीज़ों के मामलों में पहले नंबर पर है। सबसे बड़ा ब्रिज है, डिज़ाइन में कुछ डिफरेंट आपने किया हुआ है, उसके अलावा आपने बताया कि मैक्सिमम कॉलम्स हैं इसमें, और अपने आप में समुद्र में बना हुआ ये अनोखा ब्रिज है। वो कौन से चैलेंजेस थे जिन्होंने आपका सबसे ज़्यादा समय इसमें ख़राब किया, सबसे ज़्यादा आपको उस पर काम करना पड़ा? शायद सबसे ज़्यादा चैलेंज था वो जो यहाँ की यूटिलिटी पाइपलाइंस जाती हैं, जो ऑयल की पाइपलाइंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पाइल की डिज़ाइन इस तरह से की जाए ताकि उनको कभी भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी सेफ्टी को कभी भी कोई आँच ना हो। तो उसमें शायद सबसे ज़्यादा समय गया क्योंकि ये इंट्रिकेट डिज़ाइन है, और जिनकी वो पाइपलाइंस हैं उनको भी हमें डिज़ाइन सबमिट करके कन्विंस करना पड़ता है कि इसमें पाइपलाइन को कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल ये होगा सर कि आने वाले समय में यहाँ पर धारा प्रवाह गाड़ियाँ दौड़ेंगी, ढेर सारा ट्रैफिक होगा, तो उस ट्रैफिक को मेजर करने के लिए या टेक्नोलॉजी के लिहाज से सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स अपनाए गए हैं? क्या कुछ उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है? ये जो चौथा पैकेज जो है, जो MMRDA ने अवार्ड किया है, उस पैकेज का स्कोप है कि इसकी ट्रैफिक मेजर करें। टोल प्लाजाज तो लगेंगे, लेकिन कितना ट्रैफिक एंटर हुआ, कितना ट्रैफिक एग्ज़िट हुआ, क्या स्पीड्स चल रहे हैं, क्या सेफ्टी पैरामीटर्स है, सिक्योरिटी कैमरास, वो सब का प्रयोजन उस पैकेज में है। हजारों मजदूरों और नायाब इंजीनियरिंग की मदद से उम्मीद है 2023 के अंत तक इस शानदार ब्रिज पर गाड़ियां 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही होंगी। तो ये प्रोजेक्ट आज अंडर कंस्ट्रक्शन ज़रूर है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों बाद यानी 2023 की डेट जो हम बता रहे हैं उससे पहले ही संभवतः ये पूरा हो जाएगा। तो एक अंतिम सवाल राहुल जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा
तो इसके लॉन्च पे क्या कुछ आपने सोचा हुआ है? क्योंकि एक बड़ा ही मानवीय सवाल ये है कि हज़ारों मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं। 3,500 की तो नंबर्स आपने ही दिए हैं कि 3,500 कर्मचारी मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनके लिए किस तरह का सेलिब्रेशन होगा, किस तरह से उनको इस प्रोजेक्ट को तैयार होने के बाद आप सेलिब्रेट करेंगे? दीपक जी, ऐसा प्रोजेक्ट जब ख़त्म होता है तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, जितनी लगन से ये प्रोजेक्ट बनाया है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाया है, तो उनके लिए सेलिब्रेशन का समय तो होता है, लेकिन बहुत इमोशनल समय भी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपका काम ख़त्म हो रहा है। तो शायद ऐसा भी लगता है कि शायद ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए हमारे पास आगे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं और भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा। सजेशन ये है कि आम तौर पर क्या होता है कि जो मज़दूर जिस इमारत को बनाते हैं वो बाद में शायद उस इमारत में घुस भी नहीं पाते हैं। उसी तरह से ये जो ब्रिज है, जब ब्रिज पूरी तरह से बन जाएगा तो शायद जो मज़दूर हैं वो उस पर आएँ ना आएँ, कहाँ जाएँ, कहाँ काम करें। तो मैं चाहूँगा, एक छोटा सजेशन ये है कि आप उनको इस पूरे ब्रिज की एक अच्छी सी विज़िट कराएं और उनके काम का ऑनर इस ब्रिज पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत सुंदर विचार है और हम ये ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।